स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों की। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ये हम जानते हैं कि मानव जाति की बहुत सारी आवश्यकताओं को प्रकृति से ही पूरा करना होता है, और प्रकृति के वे उत्पाद जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें मिट्टी, वायु, जल, वन, खनिज व अन्य सभी प्राकृतिक तत्व शामिल हैं जो मानव या अन्य जीव जंतु प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना किसी भी देश की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है, और जबकि इनका अभाव आर्थिक विकास के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। कुछ देश प्राकृतिक संसाधनों की अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उच्च स्तरीय आर्थिक विकास को पाने में सफल हुए हैं, जैसे अरब देश तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होने के कारण बहुत धनी है। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ कुशल मानवीय संसाधनों का होना भी बहुत आवश्यक है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सके। अब हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करके देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की समाप्ति के आधार प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम दो समूह में कर सकते हैं, दो आधार पर कर सकते हैं। एक है रिन्यूएबल सोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज वे होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद भौतिक, रासायनिक या मशीनीकृत प्रक्रिया से उनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे नवीनीकरण संसाधन हम किन को कह रहे हैं, जिनका हम पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं। इसमें हम शामिल कर सकते हैं जल, वायु, मछली, वन, मिट्टी, वन जीवन, सोलर एनर्जी, कृषि उत्पाद आदि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ यह बात भी ध्यान देने वाली है कि मानवीय प्रयासों द्वारा वन, मिट्टी, वन जीवन की मूलभूत विशेषताओं को उनके मौलिक प्रारूप से नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। सोलर एनर्जी, जो जल ऊर्जा है, जो टाइड एनर्जी है, ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये निरंतर उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो है इसमें वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। ऐसे संसाधन जिन्हें प्रयोग करने के बाद उनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल अनवीनीकरण साधन हैं। खनिज पदार्थों को एक बार प्रयोग करने के बाद आसानी से नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। धरती को इनका नवीनीकरण करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ खनिज साधन जैसे धातुएं, पुनः चक्रीय संसाधन, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज हैं, परंतु फॉसिल ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल अचक्रीय संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित प्रयोग से बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का पतला होना आदि। तो अनियंत्रित प्रयोग से जो प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, यदि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और इससे मानव जीवन व अन्य जीव जंतुओं का जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में प्राकृतिक संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु इनका भौगोलिक वितरण बहुत असंतुलित है। कुछ क्षेत्रों में तो प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं, परंतु अधोसंरचना के अभाव में इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसी तरह से राजस्थान में सौर व वायु ऊर्जा के बहुत संसाधन हैं, परंतु जल संसाधन की वहाँ बहुत कमी है। लद्दाख ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है। मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा हम यहाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। जो पहला प्राकृतिक संसाधन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, वो है भूमि, लैंड रिसोर्सेज। तो भूमि संसाधनों का मानव के लिए बहुत महत्व है। मानव के अधिकतर कार्य भूमि और भूमि से ही चलते हैं।
भोजन पाने के लिए मानव ने खेत बनाए हुए हैं, फलों के लिए बाग लगाए हुए हैं, इसी प्रकार से रहने के लिए घर और बस्तियां बसाई हुई हैं, आने जाने के लिए रेल मार्ग और सड़कें बनाई हुई हैं। प्राचीन काल से ही भूमि संसाधनों का विभिन्न तरह से प्रयोग होता रहा है। भूमि संसाधन भौगोलिक प्रारूप में उपलब्ध हैं, जैसे मरुस्थल, पहाड़, मैदानी क्षेत्र और पठार आदि। तो प्रकृति ने भी भूमि को विभिन्न तरह से प्रयोग किया है। भूमि के विभिन्न प्राकृतिक प्रयोग हैं, जंगल, मरुस्थल, घास भूमि, नदियाँ और झीलें आदि। यदि हम भारत के लिए बात करें भूमि के प्रयोग की, तो उसको हम विभिन्न आधारों पर बांट सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल भूमि जो संसाधन है वो 328.37 मिलियन हेक्टेयर हैं। परंतु इसके जो आंकड़े हैं उपलब्ध हैं वो 306 मिलियन हेक्टेयर के ही उपलब्ध हैं, जो 93% है। तो अब हम रिपोर्टिंग एरिया के आधार पर, जो रिपोर्टिंग एरिया है उसके आधार पर हम यदि जो नेट सोन एरिया देखें भारत का, वो 139.932 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल जो टोटल रिपोर्टिंग लैंड एरिया है उसका 42.56% है। इसी प्रकार से वनों का हम देखें तो यह लगभग 22% के आसपास हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो कि कम है। जो एक आदर्श फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। बंजर और जो व्यर्थ भूमि है वो भी हमारे पास 17 मिलियन हेक्टेयर है, जो टोटल रिपोर्टिंग लैंड एरिया है उसका 5.25% है। इसी प्रकार से कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, जो इस में जो जिस शामिल करते हैं भूमि को, उसमें पिछले 5 वर्षों से या इससे अधिक समय से किसी न किसी कारण से खेती नहीं की गई है, जिसमें जल भराव है, खारी है, खारा पानी हो गया, ज़्यादा झाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इस कारण से नहीं हो पाया है। तो ऐसा हमारे पास 12.57 मिलियन हेक्टेयर है। इसको हम यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो 3.82% है। इसी प्रकार से जो एरिया लैंड नॉन एग्रीकल्चर में है, इसमें वह भूमि शामिल होती है जिसमें इमारतें, सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें और उद्योग आदि लगे हुए हैं, और आबादी वाले व शहरी क्षेत्र में का अधिकतर भूमि इसी वर्ग में आती है। और भारत में ऐसी जो भूमि है वो है 26 मिलियन हेक्टेयर, जो टोटल रिपोर्टिंग लैंड एरिया है उसका 8% है। इसी प्रकार से फैलो लैंड भी आता है इसमें, प्रति भूमि। तो ऐसी भूमि जिसमें पिछले 5 वर्ष से कम अवधि के लिए कृषि कार्य नहीं किए गए हैं या इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया, उसे हम प्रति भूमि कहते हैं। तो और इसे खाली छोड़ने के कई कारण हैं, सिंचाई सुविधाओं की कमी होनी, खेती हरी की निर्धनता होना, कम लाभकारी होना, इस कारण से इन पर खेती नहीं की गई है। तो ऐसी भी हमारी 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो प्रति भूमि वर्ग में शामिल होती है। और यदि हम इसको परसेंटेज के रूप में देखें टोटल रिपोर्टिंग लैंड एरिया के रूप में, तो यह 7.99% है। तो भूमि संसाधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते नगरीकरण और औद्योगिकरण आदि के कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि दूसरी तरफ बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादों की हमारी मांग बढ़ती जा रही है। अब यदि हम दूसरे संसाधन की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की, जल संसाधन की, ये हम जानते हैं कि जल प्रकृति की अमूल्य देन है और जल के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल का कोई विकल्प भी नहीं है और जल के स्थान पर किसी और वस्तु का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। जल का उपयोग केवल मानव तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह जानवरों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। जल खाना बनाने, पीने, कपड़े धोने, सिंचाई, मछली उत्पादन, बिजली उत्पादन, जल परिवहन, मनोरंजन और औद्योगिक इकाइयों आदि के लिए प्रयोग होता है। यदि हम भूतल की बात करें तो भूतल के 70% हिस्से पर जल का आवरण है, परंतु इसका अधिकतर भाग समुद्री जल के रूप में है जो लवणीय है। भूतल पर जो उपलब्ध जल है उस जल का केवल 3% ताज़ा जल है और प्रयोग करने योग्य है। तो इस 3% ताजे जल का 23%
उपयोग के लिए उपलब्ध है और 77% बर्फीले पहाड़ों और बर्फ की चोटियों के रूप में है। तो इस प्रकार हम यदि भारत के पास विश्व की कुल नदी जल का यदि हम अनुमान लगाएं तो हमारे पास 4% उपलब्ध है और भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार हमारे पास कम हो रही है। एक अनुमान के अनुसार यह 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हमारे पास 5173 घन मीटर थी, जो 2000 में कम होकर 1869 घन मीटर रह गई है और अनुमान यह है कि 2025 तक इसकी उपलब्धता कम होकर 1500 घन मीटर रह जाएगी। तो इस प्रकार से यह लगातार कम होती जा रही है। यदि हम जल उपलब्धता में 1000 घन मीटर से कम है तो हमारे देश को वाटर स्केर्ड नेशन भी घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने जल के बारे में बात की। अब हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि वन वृक्षों यानी कि जो पेड़ों, झाड़ियों, घास व वन्य जीवन आदि का एक जटिल समूह है और भूतल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में से वन संसाधन बहुत ही अमूल्य हैं। वनों में हम पौधे, पेड़ों, जड़ी बूटियों व जानवरों का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनों से इमारती लकड़ी भी मिलती हैं, कागज उद्योग के लिए कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो भी मिलता है। जड़ी बूटियाँ मिलने के साथ साथ जो दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं वो जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं हमें। लाख, तारपीन का तेल, शहद, चंदन, फल फूल और इत्र के लिए भी रॉ मटेरियल हमें वनों से मिलता है। पर्यावरण संरक्षण में तो वनों का बहुत ही अधिक महत्व है। वन वातावरण को स्वच्छ बनाता है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को भी कम करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है, वर्षा की मात्रा बढ़ाने में भी वनों का बहुत अधिक महत्व है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 69 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22 या ये कहें कि 22.5% है। वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में 67.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.64% है। तो एक अनुमान के अनुसार यदि भारत में वन आवरण हो एक आदर्श रूप में, आदर्श मापदंड से हमारे यहाँ कम है, क्योंकि आदर्श मापदंड 33% का है। यदि हम बात करें तो वन आवरण की क्षमता हमारे राज्यों में देखने को हमें मिल सकती है। अंडमान निकोबार में 86.9% भूमि पर वन है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में केवल यह 3.8% ही है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें 60% से अधिक भूमि पर वन है और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब आदि में 10% से अधिक भूमि पर वन है। वन संरक्षण के लिए सरकार को कई सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है वो बहुत जरूरी है। वन कटाव को रोकने के लिए इमारती लकड़ी का विकल्प ढूंढा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि हम वनों का संरक्षण कर सकें। इसमें जो हमारा अगला रिसोर्स आता है वो मिनरल सोर्सेज है। खनिज संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता का किसी भी देश की औद्योगिक व आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। खनिज संसाधनों व खनिज क्रियाओं के विकास से औद्योगिक विकास होता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है। लगभग सभी खनिज पदार्थ उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम खनिज पदार्थों को उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। मिनरल्स अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी, कुछ खनिजों में भारत का विश्व में उच्च स्थान है, जैसे माइका है, माइका के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कोयले व लिंकटाइन के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। लोअयस्क में 4था, मैग्नीज में व बैक्साइट में उत्पादन में 6ठा स्थान है। इसके अलावा मार्बल, ग्रेनाइट व थोरियम में भी भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं।
घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारत इन खनिजों का निर्यात भी करता है। फिर दूसरे जो कैटेगरी आती है वो है मिनरल्स इन विच इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, कि ये वो खनिज है जिनमें भारत आत्मनिर्भर है। इनकी मात्रा इतनी होती है कि इनसे घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इन्हें न तो निर्यात किया जा सकता है और न ही हमें इनकी आयात करने की आवश्यकता होती है। जैसे एल्यूमिनियम है, चूने का पत्थर है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, स्टेन, रेत, सैंड, कोयला, ग्लास के लिए जो रॉ मटेरियल है आदि। मिनरल्स इन विच इंडिया इज डेफिशिएंट, भारत में कुछ खनिज बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी उपलब्धता की मात्रा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में इनसफिशिएंट है। इन्हें हम आयात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, चांदी है, लेड है, जिंक है, कॉपर, टिन, निकल, टंगस्टन और प्लेटिनम आदि हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में खनिजों के वितरण में बहुत विषमता पाई जाती है। भारत में कुल खनिज उत्पादन में 25% योगदान दो राज्यों छत्तीसगढ़ व झारखंड का ही है। हाँ, इसको फिर से ध्यान से सुन लें कि भारत में कुल खनिज पदार्थ में 25% योगदान दो राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड का है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा में अधिकतर धात्विक व गैर धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स भी करके रखना होगा, क्योंकि ये हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसको हमें बड़े ध्यान से रखना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको बचा के रख सकें। अगले जिस रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं वो है एनर्जी या पावर रिसोर्सेज। उत्पादों व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, मशीनों, वाहनों को चलाने के लिए व संचार के उपकरणों आदि के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, उनमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु सामग्री, नेचुरल जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, और ऊंचाई से गिरता हुआ जल आदि शामिल होते हैं। और ऊर्जा के आधुनिक संसाधनों में जिनको हम शामिल करते हैं उसमें सौर ऊर्जा, ज्वारीय तरंग जो जिनको हम टाइड एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी और धरती के जो आंतरिक उष्णता से बनाई गई जो ऊर्जा है, जो भूताप है, उस ऊर्जा को जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न उपकरणों व यातायात के संसाधनों को चलाने में किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च जीवन स्तर का आनंद भी लिया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दो आधारों पर। एक आधार है हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं ऊर्जा के, ऐसे साधन जो कई वर्षों से प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी, ऊर्जा, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। जिसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं, इसमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत शामिल किए जाते हैं जिनका विकास पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ है। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करें, गोबर गैस की बात करें, बायोमास एनर्जी की बात, और इसी प्रकार से टाइडनल पावर की बात कर रहे हैं, और जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में शामिल आते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी का, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि जल ऊर्जा को छोड़कर ऊर्जा के अन्य सभी परंपरागत संसाधन अनवीनीकरण साधन हैं। खनिज ईंधन साधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु आदि एग्जॉस्टिबल मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा इसमें आता है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा के ये साधन असामान्य या इनएग्जॉस्टेबल हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य की रोशनी है, जल है, वायु है। इसी प्रकार से हम ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों की बात यहाँ कर सकते हैं, कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जिनकी हमने बात की थी, जो कोयला है, बिजली है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो
इन सब से कुल मिलाकर यदि हम कहें तो लगभग 4.25 लाख मेगावाट बिजली हम 2018 में इन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, इनसे हम अपनी इतनी बिजली 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना रहे थे। यदि हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारा सोलर एनर्जी की हमने बात की, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और बायोमास एनर्जी है। इसी प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी की भी हमने बात की। इनसे भी हम अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से भी हम काफ़ी जो एनर्जी है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह साथ में हम यह भी जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस भी बहुत एक सामने उभर कर आया है कि ऊर्जा के कम होते जो नवीनीकरण संसाधनों को ही हम ऊर्जा संकट कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा स्रोतों की पूर्ति का ऊर्जा की मांग से कम होना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के भंडार कम होते जा रहे हैं। लोगों के बढ़ते जीवन स्तर के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए तथा ऊर्जा निर्माण जो पावर जनरेशन की स्थापित क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ऊर्जा के संचारण और वितरण में होने वाली जो व्यस्तता है या हम ये कहें कि जो लॉस है, लॉस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, उसको कम किया जाना चाहिए। ऊर्जा प्लांटों के आगतों जैसे कोयले की नियमित पूर्ति करवाई जानी चाहिए ताकि स्थापित क्षमता का पूर्ण प्रयोग हो सके और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस क्षेत्र में हमें आकर्षित किए जाने की भी आवश्यकता है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति की देन है। इन्हें मानव नहीं बना सकता है। प्राकृतिक संसाधन की अधिक मात्रा में उपलब्धता देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा होती है। तो अरब देशों के पास कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं जो एक प्राकृतिक संसाधन है और इसी के अरब देशों के अर्थव्यवस्था का आधार ही कच्चे तेल की भरमार है और वो इसी से अमीर बने हुए हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो कृषि के विकास के लिए भूमि का उपजाऊ होना, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होना, वातावरणीय तत्वों का होना और ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि तापमान, वर्षा की मात्रा का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। यदि भूमि बंजर है, मूर्खलीय है और पथरीली है, वर्षा कम होती है तो इससे कृषि विकास में रुकावट आती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रकृति उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। खनिज पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से भारत में यदि हम बात करें तो झारखंड और उड़ीसा में कोयला और लौह अयस्क के बहुत भंडार हैं, इसलिए यहाँ लोहा व इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। श्रीलंका में रबड़ के पेड़ों की अधिकता के कारण वहाँ रबड़ उद्योग का विकास हुआ है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है जो एक प्राकृतिक घटक है। जैसे यदि भूमि पथरीली या पहाड़ी है तो वहाँ सड़कों का विकास मुश्किल हो जाता है। जल परिवहन तभी संभव है यदि समुद्र व नदियाँ की उपलब्धता है। इसी प्रकार से समुद्री बंदरगाह भी तभी विकसित किए जा सकते हैं यदि समुद्र तट का रूप व स्थिति बंदरगाह बनाने के अनुरूप है। इसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में अधिक धुंध रहती है तो इसे वायु परिवहन के अधिक धुंध रहती है तो हम वहाँ पर वायु परिवहन के विकास में बाधा आती रहेगी। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का परिवहन के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो एक और पॉइंट है वो
एक्सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं हम। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है तो इसका निर्यात पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अरब देश कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है। फिर इसमें एक और पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से रोजगार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों को निकालने व उनकी प्रोसेसिंग क्रियाओं से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। प्राकृतिक सुंदरता जैसे पानी के झरने, बर्फ से ढके पहाड़, समुद्र, लहराती नदियाँ, जो सभी प्रकृति की देन है, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार में वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाएं बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वन प्राकृतिक संसाधन है। वनों से अनेक उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, ईंधन के रूप में लकड़ी, जड़ी बूटियाँ जो दवाइयाँ बनाने में उपयोगी हैं, फल आदि। और इसमें एक और जो हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पावर, कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा एवं कोयला आदि सभी प्रकृति की देन है और ऊर्जा का संचार, परिवहन व मशीनें आदि चलाने में बहुत उपयोग है। तो इस प्रकार से इस सारे डिस्कशन से जो हम कह सकते हैं वो ये कि आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, संचार, परिवहन एवं दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें निर्यात आदि, सभी में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। परंतु यहाँ हम यह भी बात कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का केवल उपलब्धता से आर्थिक विकास नहीं हो सकता। मानव को इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रयास करने होंगे। मानवीय प्रयासों के बिना प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमने डिस्कशन किया, इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की एक अनमोल देन है। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन समय के साथ नवीनीकृत हो जाते हैं, परंतु अनवीनीकरण संसाधन समय के साथ नवीनीकृत नहीं हो पाते हैं। तो यदि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रयोग पर रोक न लगाई गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उनके लिए कम अवेलेबिलिटी हो पाएगी। इसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रयोग को बहुत सोच समझ कर करना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको संरक्षित कर सकें। तथा इसके साथ साथ ऊर्जा के जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका विकास तीव्र गति से करना होगा, ताकि हम दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं को और तेज कर सकें। इसमें हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन लैंड एज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज एज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें हम ले सकते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। Explain in brief the two conventional sources of energy. Explain the non-conventional source of energy. Write a short note on water conservation. तो यह सब हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखा।